जय हिंद। क्लास 12 विषय मैथमेटिक्स के एक नए वीडियो लेक्चर में पुनः आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार गुप्ता, राजकीय शिक्षक। देखिए, आज हम क्लास 12 के अंतर्गत चैप्टर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। देखिए, ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमको समझना पड़ेगा रिलेशन फंक्शन और इनवर्स फंक्शन, जो कि पिछले चैप्टर में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं। यानी ये चैप्टर समझना है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, तो हमको प्रतिलोम फलन पढ़ना पड़ेगा। पिछले चैप्टर में हम लोग बहुत सारे फंक्शन पढ़े थे, साइन फंक्शन पढ़े थे, कास फंक्शन पढ़े थे और उसको डिफाइन किए थे कि किस इंटरवल से किस इंटरवल में फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव मतलब 1/2 होने पर ही फंक्शन क्या होता था, इन्वर्टेबल होता था, यानी फंक्शन का प्रतिलोम डिफाइन परिभाषित होता था। तो यहाँ हम चैप्टर 2 के अंतर्गत प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ेंगे। तो हम लोग पिछले क्लास को थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़े थे फंक्शन जैसे कोई फंक्शन f(x)(y) इस प्रकार से था, f(x) बराबर y, x बिलोंगिंग टू x। अगर डोमेन, इसको कहते थे डोमेन के प्रत्येक अवयव के लिए कोई फंक्शन इस प्रकार से डिफाइंड होता था कि फंक्शन मतलब f एकाकी है और दूसरा f आच्छादक है। तो हम क्या कहते थे, कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप के डिफाइंड हो, डोमेन के सभी अवयव के लिए को डोमेन में एक अवयव मिले और वो एकाकी हो जाए, आच्छादक हो जाए, तो हम क्या कहते थे कि फंक्शन क्या है, इन्वर्टेबल है, यानी फंक्शन का प्रतिलोम यानी इनवर्स परिभाषित होगा। तो हम कहते थे, तो हम कहेंगे कि फलन f(x)(y) व्युत्क्रमणीय होगा। व्युत्क्रमणीय मतलब इन्वर्टेबल। यानी कि कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप, हम पिछला चैप्टर को बता रहे हैं कि f(x) बराबर y इस प्रकार से डिफाइंड होता था कि f एकाकी है, f आच्छादक था, तो हम कहते थे कि फलन व्युत्क्रमणीय होगा, यानी फलन इन्वर्टेबल है, यानी कि फलन का इनवर्स परिभाषित होगा। अर्थात फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा। अगर और क्या कहे थे हम लोग, हम ये कहे थे कि यदि f(x)(y) इन्वर्टेबल है, f(x)(y) का प्रतिलोम को f इनवर्स f(x) का प्रतिलोम परिभाषित होगा तथा f(x)(y) के प्रतिलोम को f इनवर्स से लिखते हैं तथा यह y से x में होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई फंक्शन f(x)(y) हो, इस प्रकार से हो, f(x) बराबर y फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू x, तो इसका अगर प्रतिलोम लिखना हो तो f इनवर्स, तो वो कहां से कहां तक होगा, y to x होगा। ठीक, तो f के प्रतिलोम को f इनवर्स से लिखेंगे और उसका मैप जो होगा y to x होगा, यानी कि f का जो को डोमेन होगा इसका डोमेन होगा। और ये किस प्रकार से होगा, f इनवर्स y बराबर x, जहां y किसके एलिमेंट है, फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू y।
समझ में आ गया? ये हम पढ़े थे ना, यानी कि हम पढ़े थे कि तथा एफ इनवर्स वाई बराबर एक्स इंप्लाइज करता था एफ एक्स बराबर वाई। ठीक, ये दोनों तरह के हम पहले पढ़ चुके हैं। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी फंक्शन का प्रतिलोम कैसे परिभाषित करते हैं। किसी भी फलन के प्रतिलोम परिभाषित करने के लिए पहले फलन को क्या होना पड़ेगा, 1/2 होगा तब हम कहेंगे कि फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा। अगर एफ एक्स टू वाई कोई फंक्शन है तो इसको प्रतिलोम को हम लोग कहां से लिखेंगे, एफ इनवर्स से लिखेंगे, और कहां से कहां तक होगा, y टू x होगा। यानी कि एफ एक्स टू वाई हो, इस प्रकार से हो एफ एक्स बराबर वाई फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स, तो इसके इनवर्स को लिखना होगा तो एफ इनवर्स y टू x होगा, और एफ इनवर्स में किसके होंगे, y के होंगे, इस प्रकार से होंगे। ठीक, यानी कि एफ इनवर्स y बराबर x हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स बराबर y। अगर हम एफ इनवर्स y की जगह ये मान रख दें एफ एक्स, ये क्या देगा x, तो यहीं से ये भी रिजल्ट आ सकता है। यानी अगर नोट में इसमें कुछ लिखना चाहें तो नोट में आप लिख सकते हो कि एफ इनवर्स मतलब फलन एफ इनवर्स का परिसर अगर लिखना हो, परिसर, तो ये क्या होगा, फलन एफ का डोमेन होगा, प्रांत होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये क्या है, फलन एफ इनवर्स का अगर प्रांत है तो एफ का क्या होगा, बराबर फलन एफ का परिसर। तो ये चीज जानना होगा। समझ में आया? तो ध्यान से देखो, ये सब चीजें हम पहले पढ़ा चुके थे। आज इसको रिवाइज करने का मकसद ये है कि इसी पर बेस्ड ये चैप्टर को स्टार्ट करना है। ठीक, तो ये समझ में आ गया? कोई देखो फंक्शन एफ एक्स टू वाई है इस प्रकार से कि एफ एक्स बराबर वाई, तो इसके इनवर्स को कैसे लिखेंगे, एफ इनवर्स और कहां से कहां तक होगा, वाई टू एक्स होगा। यानी इसका जो रेंज है, रेंज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये 1/2 है, तो ऑन2 तो कोड डोमेन पूरा रेंज ही होता है। ठीक, तो इसको कोड डोमेन कहो चाहे रेंज कहो, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन का प्रतिलोम तभी डिफाइंड है जब वो 1/1 और ऑन2 है। तो जब 1/1 ऑन2 तो y कोड डोमेन का हम लोग रेंज कह सकते हैं। यानी एफ एक्स टू वाई हो, y एफ का रेंज है यानी कोड डोमेन है, एक्स डोमेन है, तो एफ इनवर्स का y क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा, और x क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान देना है। और इस प्रकार से एफ इनवर्स y, अगर एफ यहाँ एफ था तो इसका डोमेन का अवयव लिए थे, और यहाँ y कहां से मिल रहा था, कोड डोमेन का अवयव मिल रहा था। ठीक, अब यहाँ एफ इनवर्स है तो इसमें किसका अवयव लेंगे, ये इसके डोमेन का, तो y लेंगे, x कहां से मिलेगा, x इसके कोडोमेन में मिलेगा। और इस प्रकार से होगा कि एफ इनवर्स y बराबर एफ, वो इंप्लाइज करेगा एफ एक्स बराबर वाई, अगर एफ एक्स बराबर वाई है तो ये इंप्लाइज करेगा। अगर यहीं से एफ इनवर्स वाई की जगह ये मान रख दोगे तो यानी यही मिलेगा। ठीक, यानी कह सकते हो फलन एफ इनवर्स का परिसर जो होगा फलन एफ का डोमेन होगा, और फलन एफ इनवर्स का प्रांत जो होगा फलन एफ का परिसर होगा। ये पूरा हम लोग अभी पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके थे इसको। ठीक, यानी इस चैप्टर को पढ़ना है तो पिछला चैप्टर एकदम माइंड में सेट होना चाहिए। ठीक, अगर यानी कहने का मतलब अब ये चैप्टर क्या पढ़ना है आपको, चलो इसको देखते हैं। चैप्टर का नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन। तो यानी त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़े, साइन, कॉस, टैन, काट, सेक, कोसेक, यही पढ़े है ना। तो इसी त्रिकोणमिति फलन का हमको क्या ज्ञात करना है, प्रतिलोम ज्ञात करना है। यानी सारे त्रिकोणमिति फलन का प्रतिलोम कब ज्ञात होगा, अगर हम मान लो बात करते हैं साइन एक्स है, कोई फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स है, इसको हमको इनवर्स ज्ञात करना है, इसको हमको इनवर्स ज्ञात करना है। तो इनवर्स ज्ञात करने के लिए पहले हमको इस फलन को 1/1 ऑन2 दिखाना पड़ेगा ना।
तो 1 1 ऑन 2 दिखाने के लिए उसका डोमेन और कोडोमेन डिफाइन होना चाहिए। किस डोमेन और कोडोमेन में ये 1 1 ऑन 2 है, इसको भी हम एक क्वेश्चन के रूप में कराए हैं, तो हम इसकी को हेडिंग के रूप में लिखते हैं और पढ़ते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति फलन, त्रिकोणमिति फलन f(x) बराबर sin x का प्रतिलोम। चूंकि हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, चैप्टर का नाम क्या है? प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, यानी त्रिकोणमिति फलन का हमको प्रतिलोम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग किसका ज्ञात करेंगे? f(x) बराबर sin x। हाँ लिख लो, त्रिकोणमिति फलन f(x) बराबर sin, त्रिकोणमिति फलन f(x) बराबर sin x का प्रतिलोम। ठीक, देखो हम जानते हैं, पहले यहां से देखो, अगर कोई फलन f R2R है, इस प्रकार से डिफाइंड है कि f(x) बराबर sin x, तो इसका प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा जी? f(x) बराबर sin x का प्रतिलोम एग्जिस्ट करेगा? ये 1 1 ऑन 2 है, तो क्वेश्चन कराए थे ना फंक्शन में, ये न तो 1 1 है, चूंकि ये फलन, यहाँ फलन न तो एकैकी है, न तो आच्छादक है, दोनों नहीं है, अतः प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। ये कैसे नहीं है, इसको जस्ट पिछले चैप्टर रिलेशन और फंक्शन इसको हम कराए हैं पूरा विधिवत, कि ये एकैकी और आच्छादक क्यों नहीं है। ठीक, लेकिन अगर हम कह दें f R2 -1 to 1, तो ये क्या, ये फलन वही रहेगा, f(x) बराबर sin x। तो ये क्या है? ये जो यह एक आच्छादक है लेकिन एकैकी नहीं है, आच्छादक है लेकिन एकैकी नहीं है। इसको भी कराए हैं। ठीक, इसका प्रतिलोम परिभाषित होगा। प्रतिलोम यानी कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल तभी होता है जब वो 1 1 और ऑन 2 हो। तो इस जो ये डोमेन और कोडोमेन है, इसमें आच्छादक तो हो जाता है लेकिन एकैकी नहीं है। कैसे होता है नहीं होते पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक, तो इसका भी मतलब इस डोमेन में, इस रेंज में फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। तो फलन साइन फलन का प्रतिलोम परिभाषित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी इस रेंज में ये 1 1 और 2 दोनों नहीं है। ठीक, कब होगा? यानी कि अगर हम अभी मतलब हम ये देखें कि f R2R f(x) बराबर sin x था, तो 1 1 नहीं था, ऑन 2 नहीं था, न तो 1 1 था न तो ऑन 2 था। लेकिन यही f R2R f(x) बराबर R2 -1 to 1 था, f(x) बराबर sin x, तो 1 1 नहीं लेकिन ऑन 2 था। ठीक, अभी तेज न पड़े, दोनों स्थिति में क्या प्रतिलोम परिभाषित होगा? नहीं, प्रतिलोम परिभाषित होगा। तो फिर हम क्या करेंगे? हमको प्रतिलोम परिभाषित करने के लिए पहले साइन फंक्शन को ऐसा डोमेन और कोडोमेन फाइंड करना है जिससे वो पहले 1 1 और ऑन 2 हो जाए। तो यदि हम
यदि f माइनस पाई बटे के 2 पाई बटे 2 -1 to 1 कर दें, इस प्रकार कर दें एफ एक्स बराबर साइन एक्स। तो देखो ये तो साइन फलन एकैकी तथा आच्छादक होगा ना। जब एकैकी और आच्छादक हो गया इसका मतलब अर्थात साइन फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा, अगर कोई फंक्शन का डोमेन -π/2 से -1 to 1 में इस प्रकार से हो जाएगा तो साइन फलन एकैकी तथा आच्छादक हो जाएगा, अर्थात साइन फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा। तो साइन फलन के प्रतिलोम, साइन फलन का प्रतिलोम एफ इनवर्स, या इसे कह सकते हो साइन इनवर्स। एफ की जगह क्या है, साइन है, साइन इनवर्स। साइन फलन का प्रतिलोम कहां से कहां तक होगा? अगर साइन फलन प्रतिलोम परिभाषित है, साइन फलन जो है -π/2 से -1 है, तो साइन फलन का प्रतिलोम एफ इनवर्स यानी साइन इनवर्स कहां से कहां तक होगा? प्रतिलोम -1 से -π/2 होगा ना। क्योंकि इसका प्रतिलोम होगा तो इसका इस फलन का, अगर एफ का प्रतिलोम एफ इनवर्स लिखें, ठीक, एफ इनवर्स लिखें तो इसको जैसे लिखना या साइन इनवर्स, ठीक। अगर एफ फलन यहां से यहां तक है तो एफ इनवर्स कहां से कहां तक होगा? इसका रेंज इसके इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, ना। अर्थात साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो जाएगा? -1 to 1 तथा परिसर क्या हो जाएगा? -π/2 to π/2। यही ना होगा, क्योंकि ये साइन फलन है, देखो ये साइन फलन है, इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, साइन -π/2 to -1 to 1, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इसको पूरा लिखो ऐसे, या उसको ऐसे लिखो। तो साइन अगर -π/2 से -1 to 1 होगा तो साइन इनवर्स कहां से कहां तक होगा? इसके अपोजिट होगा, यानी कह सकते हो अर्थात, या इसको कह सकते हो अर्थात साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 to π/2 ऐसे होगा ना। इस प्रकार से होगा, कि साइन इनवर्स एक्स बराबर वाई, साइन वाई बराबर एक्स, और एक्स कहां से लोगे? साइन इनवर्स एक्स इसमें से लोगे ना, एक्स डोमेन इसमें से लोगे तो एक्स कहां से कहां तक होगा? और y कहां मिलेगा? इसमें मिलेगा ना, y इसमें मिलेगा ना, यानी कि π/2
-π/2। समझ में आया? ठीक, इसी यहां से अब तुम क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स यक्स की जगह ये मान रख दोगे साइन वाई, तो क्या देगा वाई। क्लियर है? नाउ अभी हम यप -π/2 टू π/2 -1 to 1 एफ एक्स बराबर साइन एक्स, यक्स बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। ये क्या है 1 1 and 2 है। अगर इसको इसी तरह अगर करते रहो, अगर यहाँ हम कर दें अगर फलन को, ये तमाम प्रकार के डोमेन है और रेंज क्या है, एक ही है -1 to 1 -1 to 1, फलन वही है, तो ये सभी क्या है 1 1 and 2 है। ये तो 1 1 and 2 है ही, इस रेंज में भी 1 1 and 2 है, इस रेंज में भी 1 1 and 2 है, यानी सभी इंटरवल में फलन एफ एक्स का प्रतिलोम परिभाषित होगा। ठीक, इसको लिखोगे साइन फलन उक्त सभी प्रांतों डोमेन में जिसका परिसर -1 1 है। साइन फलन उक्त सभी प्रांतों, उक्त सभी प्रांत का मतलब ये, ठीक, उक्त सभी प्रांतों में जिसका परिसर -1 1 है का प्रतिलोम परिभाषित होगा। क्योंकि उक्त सभी प्रांतों में साइन फलन एकाकी तथा आच्छादक होगा। ठीक, अगर ऐसा है तो साइन फलन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, अर्थात इसलिए इंप्लाइज दैट साइन इनवर्स यक्स मतलब साइन यक्स का प्रतिलोम परिभाषित होगा। जिसका डोमेन मतलब प्रांत, देखो ये साइन फलन का है, ये साइन फलन का डोमेन और रेंज है, तो साइन इनवर्स का प्रांत सब देखो यही होगा ना, अरे साइन इनवर्स का डोमेन सब यही होगा। जो साइन फलन का को डोमेन है वो साइन इनवर्स का डोमेन होगा, तो साइन इनवर्स यानी साइन एक्स का प्रतिलोम परिभाषित होगा जिसका डोमेन प्रांत क्या होगा -1 to 1 तथा
परिसर, परिसर क्या होगा, -π/2 π/2 से लेकर के डैश 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 n पाई -π/2 से n पाई प्लस π/2 होगा। जहां n बिलोंगिंग टू z, यानी n का मान z रखते जाओ, जो भी इंटरवल मिलेगा वो सभी क्या होंगे, परिसर होंगे। किसका, साइन इनवर्स x का। समझ में आ गया, ये माइनस नहीं है, ध्यान देना, ये n है। साइन इनवर्स x, साइन x का प्रतिलोम परिभाषित होगा जिसका डोमेन क्या होगा, ये साइन फलन का कोडोमेन उसका डोमेन हो जाएगा। तो कोडोमेन सब इसका एक ही है, तो इसका डोमेन ये होगा, तथा परिसर साइन का जो डोमेन होगा उसका परिसर होगा। तो साइन में डोमेन इतने सारे हैं, ठीक, डैश 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 n का मान पूर्णांक रखते जाएंगे, डोमेन मिलता जाएगा। समझ में आएगा, होगा और इस प्रकार से होगा, -3π/2 से -π/2 होगा, 3π/2 से 5π/2 होगा। ऐसे 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 जाओगे तो लास्ट में ये भी होगा n पाई माइनस π/2 n पाई प्लस π/2 n बिलोंगिंग टू z। अब n का मान रखते जब बहुत सारे इसके परिसर मिलेंगे, एक मिलेंगे, अनंत मिलेंगे, ठीक। यहाँ क्या देख रहे हो, देखो साइन इनवर्स है, उसका डोमेन क्या है, -1 इसका रेंज क्या है, बहुत सारे रेंज मिल रहे हैं। ये सब क्या है, शाखाएं इसको कहते हैं, ठीक। देखो डोमेन एक ही है, इससे कई शाखाएं फूटी हैं, ये शाखा ये शाखा ये शाखा ये शाखा ये शाखा। एक पेड़ होता है, पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती है ना, ठीक। तो इसको लिखोगे, ऐसे लिखोगे, इस प्रकार प्रत्येक अंतराल के संगत साइन इनवर्स x की एक शाखा होगी। ध्यान दो, यही चीज हमको समझना है इस चैप्टर में, ठीक। देखो इस प्रकार प्रत्येक अंतराल, मतलब इस अंतराल के अंतर्गत इसका एक शाखा, इस अंतराल के अंतर्गत एक शाखा, इस अंतराल के संगत फिर एक शाखा, मतलब इस प्रकार से बहुत ब्रांचेज मिलेंगे ना। इस प्रकार प्रत्येक अंतराल के संगत साइन इनवर्स की एक शाखा होगी, ठीक। फलन साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 शाखा को मुख्य शाखा कहते हैं, ध्यान दो, प्रत्येक अंतराल के संगत साइन इनवर्स x की, x कहां से, x बिलोंगिंग टू -1, साइन इनवर्स x, यहां लिखना चाहो तो लिख लोगे, चाहा x बिलोंगिंग टू -1 to 1, यहां थोड़ा सा लिख लेना यहाँ पे, ठीक। इस प्रकार प्रत्येक अंतराल के संगत, मतलब देखो बहुत सारे अंतराल है, इस अंतराल के अंतर्गत इसकी एक शाखा, इस अंतराल के संगत फिर एक शाखा, इस तरह प्रत्येक शाखा मिलेगी ना। तो इसमें मुख्य शाखा किसको कहेंगे, इसको, ठीक। ये वाले को हम लोग क्या कहेंगे, मुख्य शाखा कहेंगे। यही समझना है हमको, ठीक। क्योंकि जब पेड़ होता है, पेड़ के एक शाखा होता है, उससे बहुत सारी शाखाएं फूटती है ना, तो जहां से फूटती है, जहां से शाखा निकलता है, उसको क्या कहते हैं, मुख्य शाखा कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंतराल के संगत साइन इनवर्स x, जहां x बिलोंगिंग टू ये की शाखा एक शाखा होगी, तथा फलन यहां से यहां तक वाला जो है
-1 to 1 -π/2 टू π/2 की शाखा को हम लोग मुख्य शाखा कहते हैं। साइन इनवर्स x का मुख्य मान, हेडिंग डालो प्रिंसिपल वैल्यू आप ठीक। चूंकि देखो साइन इनवर्स -1 to 1 से -π/2 से π/2 तक फलन साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा है, अतः -1 से 1 तक के मध्य दिए हुए x के मान के लिए साइन इनवर्स x का वह मान जो -π/2 से π/2 के बीच आता है ठीक, मुख्य मान कहलाता है, मुख्य मान कहलाता है। ध्यान दो, ये पूरा चैप्टर इसी पे डिपेंड है, इसी पॉइंट्स पे ठीक। साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 टू π/2 फलन साइन इनवर्स इसकी मुख्य शाखा है, अभी पढ़े हैं। अब x के प्रत्येक मान के लिए साइन इनवर्स का वह मान जो इसके बीच में आता है मुख्य मान कहलाता है। समझ में आ गया? अर्थात फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू -1 to 1 f(x) बराबर क्या, f(x) बिलोंगिंग टू -π/2 टू π। जैसे एक एग्जांपल करते हैं तब क्लियर होगा ठीक। एग्जांपल देखो, साइन इनवर्स साइन 3π/2 का मुख्य मान ज्ञात करो, मुख्य मान ज्ञात करो। बस यही क्वेश्चन आता है इसी टाइप का। पहले साइन का समझ लोगे तो फिर कास tan काट सब काम समझ लेंगे ठीक। तो अभी हम पढ़े हैं क्या, कभी पढ़े हैं कि साइन इनवर्स साइन x बराबर x, अभी हम पढ़े हैं ना, अभी किए थे ना, या कुछ ऐसे किए होंगे। साइन इनवर्स साइन y बराबर y, अभी हम पढ़े हैं, लिखे हैं। अगर हम इसी तर्ज पे इसको हम लिख दें, साइन इनवर्स साइन 3π/2, तो क्या हो जाएगा, ये 3π/2। क्या ये सही है? नहीं। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि मुख्य मान पूछ रहा है। तो मुख्य मान किसके किसके बीच होना चाहिए? डोमेन के संगत इसी के बीच में होना चाहिए। मुख्य मान क्या होता है? साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 टू π/2, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए साइन इनवर्स का मान इसके बीच में जो आएगा वो मुख्य मान कहलाता है। ये बताओ 3π/2 क्या इसके बीच में है? नहीं है ना। कहां है? देखो 3π/2 करोगे तो 1.5 पाई आएगा, 1.5 पाई, यहाँ 1.5 पाई कहाँ इसमें आएगा? इसमें -0, ये अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, -0.5 पाई से 0.5 पाई तक है, यही ना है। ये क्या आ रहा है यहाँ पे 1.5 पाई, तो क्या इसमें आ रहा है? तो मुख्य मान पूछ रहा था, ये कभी संभव है? तो फिर इसको हमको मुख्य मान निकालना भी है। देखो इसका मुख्य मान पूछ रहा है ना, तो मुख्य मान ये पूछ रहा है, तो ये सही नहीं है, यह 3π/2 सही नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि 3π/2 डज नॉट बिलोंग इन टू -π/2 π/2। लेकिन हमको निकालना है इसको, ऐसे थोड़ा छोड़ देना। तो फिर क्या करोगे, इसको इस प्रकार से सेट करोगे या मॉडिफाइड करोगे कि इसका मुख्य मान इसके बीच में आ जाए ठीक। तो कैसे करोगे? तब नाउ साइन इनवर्स साइन 3π/2 को क्या लिख सकते हो? पाई प्लस π/2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना।
इसको क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन पाई प्लस पाई बटे 2 क्या होता है, साइन 180 प्लस थीटा। तीसरे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है ना, ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस साइन पाई बटे 2 होगा, ये होगा ना, साइन पाई प्लस पाई बटे 2 माइनस साइन थीटा होगा ना। अभी भी इसको आप क्या लिखोगे, साइन इनवर्स साइन माइनस पाई बटे 2 लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, क्यों, क्योंकि चूंकि साइन माइनस साइन थीटा बराबर होता है साइन माइनस थीटा। ये सब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा चुके हैं 11 में, ध्यान दो, ये सभी 11 में हम पढ़ा चुके हैं। अगर माइनस साइन थीटा तो साइन माइनस थीटा लिख सकते हो ना। अब ये क्या हो गया, अब देखो ये क्या हो गया फिर बराबर, अब ये वाला फार्मूला लगा दो, ये आ जाएगा माइनस पाई बटे 2, क्यों, क्योंकि ये होता है साइन इनवर्स एक्स बराबर एक्स होता है ना, तो ये हो गया। अब ये देखो क्या है, बढ़िया से माइनस पाई बटे 2 के बीच में है, तो इसका मुख्य मान क्या होगा, माइनस पाई बटे 2। समझ में आ गया, तो बस यही ध्यान देना है कि अगर मुख्य मान पूछे तो मुख्य मान की एक जो शाखा है उसको याद रखना है, मुख्य शाखा को, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के प्रतिलोम के मुख्य शाखा को हमको याद करना पड़ेगा। समझ में आ गया। अब अगर मुख्य शाखा सब याद है तो कोई भी मान पूछेगा उसी में हमको लाना पड़ेगा। ठीक, देखो चीजों को फिर से हम दोहरा दे रहे हैं। फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, ये सारे जितने भी डोमेन और को डोमेन है, देखो ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, ये भी डोमेन है, यानी इनफाइनाइट डोमेन के लिए रेंज जो मिल रहा है, मतलब परिसर जो मिल रहा है, क्यों क्या मिल रहा है, -1 to 1। ठीक, जब फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स हो, तो ध्यान रखना है कि जितने भी डोमेन है सबका रेंज साइन फलन -1 to 1 देता है। इस सभी डोमेन तथा रेंज में साइन फलन 1 1 तथा ऑनटू है, अतः इसका प्रतिलोम यानी इनवर्स परिभाषित होगा। ठीक, अतः उसके बाद पढ़ोगे, जो चीज बताया उसको फिर से मैं रिवाइज कर रहे हैं। अतः साइन इनवर्स एक्स मतलब साइन एक्स का प्रतिलोम एक ऐसा फलन है जिसका प्रांत क्या होगा, -1 to 1 तथा परिसर बहुत सारे होंगे। देखो ये क्या था, ये साइन फलन के लिए, ये साइन फलन के लिए प्रांत है। तो अगर हम साइन इनवर्स फलन के लिए अगर प्रांत की बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा। जो साइन फलन का परिसर होता है साइन इनवर्स का, वो प्रांत हो जाएगा। प्रांत में क्या मिलेगा, केवल -1 to 1, और परिसर में क्या मिल जाएगा, इसका साइन फलन का पूरा डोमेन, यानी बहुत सारे डोमेन मिलेंगे। वही चीज यहाँ पे दिखाया गया है। देखो साइन इनवर्स एक्स एक ऐसा फलन जिसका प्रांत -1 to 1 होगा। प्रांत तो एक ही होगा, एक ही इंटरवल होगा, लेकिन परिसर क्या होगा, बहुत सारे होंगे। जो इस प्रकार होगा, देखो अगर साइन इनवर्स का डोमेन मतलब साइन फलन का रेंज, तो साइन फलन का रेंज क्या था, यही था ना, और साइन फलन का डोमेन क्या था, ये था। तो साइन फलन का जो डोमेन होगा साइन इनवर्स का क्या हो जाएगा, वो परिसर हो जाएगा। तो बहुत सारे परिसर मिलेंगे, ये सारे परिसर क्या कहलाते हैं, इस डोमेन के ब्रांचेज कहलाते हैं। ठीक, देखो इस प्रकार प्रत्येक अंतराल के संगत 1 2 3 जितने इनफाइनाइट अंतराल मिलेंगे, इस सभी के संगत साइन इनवर्स के प्रांत का शाखाएं मिलेगी, एक शाखा, दो शाखा, इनफाइनाइट शाखा। ठीक, तथा साइन इनवर्स जो ये वाला शाखा होगी, इसको हम लोग मुख्य शाखा कहेंगे। देखिए साइन इनवर्स -1 to 1 -π/2 π/2
पाई बटे 2 की शाखा को मुख्य शाखा कहेंगे। अब साइन इनवर्स यक्स का मुख्य मान क्या होता है? देखो यक्स के वे वैल्यू, मतलब साइन इनवर्स यक्स के डोमेन के यक्स वे वैल्यू, मतलब यक्स देखो ये लिखा है वे वैल्यू, मतलब डोमेन के वे वैल्यू जिसके लिए साइन इनवर्स यक्स का मान, मतलब वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स माइनस पाई बटे 2 से पाई बटे 2 के बीच में आए, वो उसका मुख्य मान कहलाता है। ठीक, तो ये लिखा है कि साइन इनवर्स यक्स का अगर मुख्य मान की बात किया जाए तो -1 से 1 तक के मध्य दिए हुए यक्स के मान के लिए, मतलब -1 to 1 के दिए हुए यक्स के मान के लिए एफ यक्स मतलब साइन इनवर्स यक्स। यहाँ पर फलन क्या है? फलन की वैल्यू क्या निकलेगी? साइन इनवर्स यक्स, यानी एफ यक्स बराबर साइन इनवर्स यक्स अगर इस इंटरवल में आता है, ठीक, तो इस इंटरवल के सभी मान साइन इनवर्स यक्स के मुख्य मान कहलाते हैं। ठीक, अब इसका एग्जांपल करेंगे तब क्लियर होगा। अर्थात साइन इनवर्स यक्स एक ऐसा फलन है जिसका अनंत मान होता है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो, इसी तरह अगर कास फलन का प्रतिलोम निकालना हो तो देखो हमको प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन पढ़ना है। तो साइन का हम पढ़ लिए, साइन इनवर्स का हम लोग अभी ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, अभी बताते हैं ग्राफ। पहले कास इनवर्स का समझ लेते हैं, फिर टेन इनवर्स के एक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद ग्राफ भी बताते हैं। तो कास फलन का प्रतिलोम देखो, वास्तव में कास फलन जब हम 1-1-1-2 फंक्शन पढ़ रहे थे तो कास फलन किस पे 1-1-2 हो रहा था? जब उसका डोमेन 0 to पाई हो और रेंज -1 to 1 हो। तो इस डोमेन और रेंज में कास फलन क्या है? एकैकी तथा आच्छादक है। ये पहले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, देखो इस चैप्टर को समझने के लिए ये इंपॉर्टेंस है, इसको दिखाना एकैकी तथा आच्छादक। और बोर्ड के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि सो दैट कोई फंक्शन जो 0 to पाई से -1 to 1 हो और फंक्शन एफ एक्स बराबर कास एक्स हो तो एकैकी तथा आच्छादक होगा। एकैकी आच्छादक मतलब बाइजेक्टिव। कास फलन का प्रतिलोम परिभाषित होगा किसमें? इस इंटरवल में। तो कास फलन के प्रतिलोम को हम लोग कैसे लिखेंगे? कास इनवर्स एक्स से लिखेंगे तथा वह -1 to 1 से 0 to पाई तक होगा। ठीक, देखिए यानी कि अगर हम देखिए यहाँ पे ऐसे कास फलन के प्रतिलोम को कास इनवर्स से लिखेंगे और कहां से कहां तक होगा? -1 to 1 0 to पाई। ठीक, साइन इनवर्स फलन की तरह कास इनवर्स भी एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन -1-1 तो होगा लेकिन रेंज यानी परिसर बहुत सारे में होंगे। देखो -1-1 0 पाई -पाई 0 एंड सो ऑन, इस प्रकार से। ठीक, तो इसके भी प्रत्येक अंतराल के संगत इसके बहुत सारे शाखाएं होंगे और इस वाली शाखा को क्या हम लोग क्या कहेंगे? मुख्य शाखा कहेंगे। मुख्य शाखा से ही हम लोग मुख्य मान निकालते हैं, यानी यक्स के वे वैल्यू जिसके लिए कास इनवर्स यक्स का मान, मतलब वैल्यू ऑफ द कास इनवर्स यक्स 0 to पाई के बीच में होगा तो वे सभी मान क्या कहलाएंगे? मुख्य मान कहलाएंगे। जब इसका हम क्वेश्चन करेंगे तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कास इनवर्स यक्स का मुख्य मान -1 से 1 तक के मध्य दिए हुए यक्स के मान के लिए कास इनवर्स यक्स का वह मान जो 0 से पाई के मध्य होता है। अर्थात प्रत्येक यही चीज लिखा गया जो साइन इनवर्स में था। अब इस पे एक आगे तो क्वेश्चन करो तो और ज्यादा क्लियर होगा। जैसे ज्ञात करो, ठीक, मुख्य मान ज्ञात करना है तो ध्यान दो, यानी कि √3/2 कहाँ है? इसमें है। इसके लिए हमको वे मान ज्ञात करना है जो 0 से पाई के बीच में हो। तो वास्तव में यह है क्या? यक्स टू वाई होता है। यक्स ये डोमेन का वैल्यू है और ये वाला क्या होता है? जब इसका मान निकालोगे ये क्या है? एफ एक्स बराबर है कास इनवर्स यक्स। तो एफ एक्स जब भी निकलता है यानी कास इनवर्स यक्स जब भी निकलता है वो क्या देता है? वाई देता है। वाई देता है। वाई कहां होता है? कोडोमेन यानी रेंज में। तो जब भी मुख्य मान पूछे तो मुख्य मान कहां होगा? इसमें होगा। तो कौन सा मुख्य मान है पता नहीं है तो पहले उसको मानेंगे कि माना वाई, माना कास इनवर्स √3/2 का मुख्य मान क्या है? वाई है।
y कहाँ होना चाहिए, 0 to पाई के बीच में, क्योंकि मुख्य मान पूछ रहा तो वो इसी में होना चाहिए। यहाँ लिखना चाहो तो लिख सकते हो बिलोंगिंग टू 0 to पाई, मतलब y जो भी आएगा इसी के बीच में आना चाहिए। ठीक, तो अब इसको सॉल्व करो, तो ये ऐसे हो जाएगा cos y बराबर √3/2, यानी कि cos y बराबर किसका मान √3/2 होता है, cos 30 अंश यानी cos π/6, यानी से यहां से क्या आ जाएगा y बराबर π/6, π/6 बढ़िया से इसी में है, इसी में आएगा ना, बिलोंगिंग टू 0 to पाई। ठीक, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो ये मुख्य मान नहीं होगा। समझ में आ गया, जो y बराबर π/6 आया इसमें है ना 0 से पाई के बीच में, अरे पाई से कम है, पाई से कम है कि 0 से बड़ा, पाई से कम है तो इसी में आएगा ना, ये पक्का है कि cos इनवर्स √3/2 का मुख्य मान π/6 होगा। अगर π/6 से बाहर जाता तो कुछ हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ता, मतलब कुछ क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको सेट करना पड़ता। क्वेश्चन आएगा तो हम लोग करेंगे, बाकी क्वेश्चन को लगाने का तरीका यही है, मुख्य मान पूछे तो y मानोगे और y इस प्रकार से निकालोगे कि वो इसके मुख्य ब्रांच के रेंज में आ जाए। देखिए मुख्य ब्रांच क्या है, मुख्य ब्रांच का रेंज यही है ना 0 to पाई। ठीक, तो हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमको याद क्या करना है कि उस फलन का मुख्य ब्रांच क्या है। मुख्य ब्रांच से मतलब है कि मुख्य मान मुख्य ब्रांच के परिसर में मिलेगा। ठीक, तो बाकी और भी क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे साइन इनवर्स -1/2। ठीक, तो इसका ब्रांच याद करना पड़ेगा पहले, ये तो एकदम रटा होना चाहिए कि साइन इनवर्स का डोमेन कहाँ था, -1 to 1, इसके लिए मुख्य ब्रांच क्या था, -π/2 to π/2, यही था ना। तो ये जब भी मुख्य मान पूछे, जब भी मुख्य मान पूछे तो आपको मुख्य ब्रांच मालूम होना चाहिए। ठीक, ये याद रहेगा तो बड़ा आसान हो जाएगा, इसको याद रखना है। ठीक, तो साइन इनवर्स x का मुख्य मान पूछ रहा है, का मुख्य मान, तो क्या करोगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर क्या मिलेगा, y, चूंकि वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसको, वैल्यू ऑफ द फंक्शन हम लोग y से ही मानते हैं ना। देखो ये फंक्शन है साइन इनवर्स, इसका वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन को हम लोग y से ही मिलाते हैं। तो इसका मुख्य मान पूछ रहा है तो y कहाँ होना चाहिए, -π/2 to π/2 के बीच में। ठीक, तो अब इसको पहले आप सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन y बराबर -1/2। अब ये किसका मान होता है, साइन π/6। ठीक, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, साइन -π/6 लिख सकते हो ना, क्योंकि साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं 11th में, -sin थीटा बराबर साइन माइनस थीटा। ठीक, तब यहां से क्या हो जाएगा, y बराबर -π/6, चूंकि अब देखो y बराबर -π/6 इसमें है ना, इसको ध्यान देना पड़ेगा, -π/2 है तो -π/6 है तो इससे बड़ा ही होगा ना, ये छोटी संख्या उसमें माइनस लगा तो इससे बड़ा होगा। ठीक, तो इसके बीच में ही आएगा। ठीक, बिलोंगिंग टू -π/2 to π/2, तो इसको एकदम ध्यान से रखना है कि मुख्य मान पूछे तो जो y की वैल्यू है उसके मुख्य ब्रांच के परिसर में आना चाहिए। ठीक, तब इसको लिखोगे, अतः साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या आ जाएगा, -π/6। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसको और डिटेल में करेंगे, समझ में आ गया। अब इसी तरह हमको अगर tan इनवर्स x का, मतलब tan ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन tan का अगर हमको मुख्य ब्रांच पता चल जाए तो मुख्य ब्रांच के ही रेंज में मुख्य मान निकलता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। ठीक,
अभी सबका हम कभी ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक। अभी पहले इसको देख लेते हैं। अन्य त्रिकोणमितीय फलन के मुख्य शाखा तथा उसके संगत मुख्य मान। देखो साइन का हम पढ़ लिए थे। साइन का देखिए अब हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। साइन का जैसे मुख्य ब्रांच था उसी तरह कोसेक इनवर्स का मुख्य ब्रांच क्या है, देखो आर माइनस, मतलब आर में -1 to 1 नहीं होना चाहिए, मतलब -1 to 1 निकाल करके -π/2 से π/2 से 0 भी नहीं होना चाहिए। देखो क्यों 0 इसमें, देखो परिसर में कोसेक इनवर्स x का मान निकलेगा इस परिसर में, ठीक। तो कोसेक इनवर्स x का मान यानी कि साइन x का डोमेन, देखो ये कोसेक इनवर्स x का ये क्या कोडोमेन है, रेंज है, तो ये साइन का क्या होगा, डोमेन होगा। देखो ये कोसेक इनवर्स x का, सॉरी ये कोसेक इनवर्स x का रेंज -π/2 से π/2 और 0 हटा कर करें, तो कोसेक का अगर डोमेन की बात करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि कोसेक इनवर्स x का ये रेंज है तो कोसेक का ये डोमेन होगा। तो कोसेक का डोमेन मतलब कोसेक x बराबर 1/sin x, यानी इसका डोमेन क्या है, ये कोसेक x मतलब 1/sin x का डोमेन ये है, क्योंकि वो कोसेक इनवर्स x का रेंज है। तो बताओ ये कोसेक x 1/sin x जब 0 नहीं रहेगा तभी ना परिभाषित होगा, क्योंकि 0 अगर रहता तो देखो 1/sin 0 का मान 0 होता, इंफिनिटी दे देता। तो पक्का है कि अब बस हमें ध्यान रखना कि ये याद कैसे हुआ, कोसेक इनवर्स x का ये रेंज है, यानी कोसेक x का डोमेन है, यानी कि 1/sin x का डोमेन है। तो 1/sin x परिभाषित कब होगा, जब यहाँ पे 0 ना हो, 0 ना हो यानी x का मान 0 ना हो, तो x का मान 0 हटाएंगे तब तो परिभाषित होगा। समझ में आ गया, तो इसको बस याद रखना है। अब मुख्य मान क्या होगा, x के वे वैल्यू जिसके लिए कोसेक इनवर्स x का मान इसमें आए वो उसका मुख्य मान कहलाएगा, ठीक। अब इस पे अगर एक एग्जांपल लगाना हो तो अभी लगा लेते हैं, ठीक। पहले इसको कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान, ठीक। तो मुख्य मान निकालना होगा तो जैसे उसमें पहले करते थे, माना कोसेक इनवर्स 2 बराबर क्या मानोगे y, और y कहाँ होना चाहिए, इसमें मुख्य मान पूछ रहा है तो मुख्य शाखा के परिसर में वो होना चाहिए, यानी कहाँ होना चाहिए -π/2 में से 0 हटा करके, ठीक, इसी में होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करो, कोसेक y बराबर 2, कोसेक y बराबर 2, तो ये किसका मान होता है, साइन कोसेक π/6 का मान होता है, क्योंकि साइन π/6 का मान 1/2 होता है, ठीक। तो y बराबर क्या हो जाएगा π/6। अब π/6 देखो इसमें है ना, देखो ये π/2 है यानी 0.5 पाई है, ये क्या आएगा 0.16 पाई, तो इसी के बीच में आएगा ना। तो बिलोंगिंग टू लिखोगे -π/2 -0 लिखोगे, अतः कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान बराबर क्या आ जाएगा π/6। समझ में आ गया, तो बस ये इसका याद रखना है, मुख्य शाखा का परिसर। ये जब तक याद नहीं रहेगा तब तक क्वेश्चन में कंफ्यूजन होगा, ठीक। तो हम लोग कोसेक इनवर्स तक पढ़ लिए, अब आगे देखो। अब सेक के देखो कोसेक और सेक का डोमेन सेम है, रेंज देखो 0 to π से -π/2, तो मुख्य शाखा है। अब मुख्य मान क्या होगा, यस के उस मान के लिए जो सेक इनवर्स x का इसके बीच में आए मान, वो उसका मुख्य मान कहलाता है। अब इसका भी क्वेश्चन लगा लो, -π/2, इसको समझो कि यही देखो सेक इनवर्स x का
डोमेन ये है, रेंज ये है, तो सेक का अगर डोमेन क्या हो जाएगा फिर 0 to पाई -π/2 टू r -1/2, यही ना हो जाएगा। फिर इसका जो रेंज है इसका डोमेन हो जाएगा। तो सेक किस पे परिभाषित होगा? अगर सेक बराबर क्या होता है, अगर मान लो सेक x निकलना हो, सेक x बराबर 1/cos x, तो डोमेन क्या होता है? x के वो वैल्यू जिसके लिए सेक x परिभाषित हो। अगर π/2 यहाँ रहता, π/2 इसीलिए निकाला गया, अगर π/2 रहता तो यहाँ पर रखते तो 1/0 बराबर इन्फिनिटी दे देता, तो फिर सेक x परिभाषित नहीं होता। तो सेक x को परिभाषित होने के लिए -π/2 को इससे बाहर करना पड़ता है, ठीक। बाकी 0 से पाई के बीच में -π/2 के हटाने के बाद जो भी वैल्यू सबके लिए सेक परिभाषित है। समझ में आ गया? तो बस ऐसे ही याद करना है। अब इस पे क्वेश्चन लगा लो। 2/√3 का मुख्य मान पूछ रहा है, मुख्य मान। तो मुख्य मान वही फिर से सेक इनवर्स, इसको सेक इनवर्स का मुख्य मान अगर पूछे, ठीक, तो तुम यहां बता दो सेक इनवर्स एक्स का मुख्य परिसर क्या होता है। चूंकि या जैसे हम कह रहे हैं वैसे ही ठीक है, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y कहाँ होना चाहिए? इसमें होना चाहिए, ठीक, बिलोंगिंग टू 0 to पाई -π/2। अब ये सेक इनवर्स 2/√3 ये हो जाएगा सेक y ना, ये हो जाएगा सेक y। सेक y बराबर 2/√3, ये किसका मान होता है? सेक 30 अंश ना, यानी π/6, ठीक। cos 30 अंश का मान √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा। तो y बराबर क्या आता है? π/6। देखो इसमें है ना π/6 का मतलब पाई से छोटा 0 से बड़ा, ठीक। तो ये है, या तो ऐसे लिखोगे चूंकि y बराबर π/6 का मान सेक इनवर्स x के मुख्य परिसर के रेंज में आता है, जैसे लिखो, या ऐसे लिखोगे बिलोंगिंग टू 0 पाई -π/2, अतः सेक इनवर्स x का मुख्य मान क्या हो जाएगा? π/6। समझ में आ गया? तो साइन कास टैन सेक हो गया, सब हो गया ना। तो देख लो टैन का, देखो मुख्य शाखा क्या है? r से -π/2 टू π/2, ठीक। और काट का 0 पाई से r से 0 पाई, ठीक, r से 0 पाई, ये -π/2, ठीक। तो इसका मुख्य शाखा मुख्य मान जैसे वो, जैसे tan इनवर्स r से -π/2 टू r, ये r से 0 to पाई, ठीक। देखो काट का देखो 0 to पाई इसको बता रहा है, ठीक। यानी कि tan इनवर्स r2 -π/2 टू π/2, ठीक। और काट इनवर्स r2 0 से पाई रहेगा, ये ओपन रहेगा, -π/2 टू पाई, क्लोज रह जाता तो π/2 भी आ जाता ना। देखो ये क्यों है याद रहेगा, क्योंकि देखो tan, अगर इसका हम बात करें tan का अगर डोमेन की बात करेंगे तो -π/2 टू π/2 r, अगर इसका करेंगे काट का, ये कहां से होगा? 0 to पाई टू r, ठीक। देखो इसमें वो क्लोज इंटरवल नहीं लगाए, क्लोज इंटरवल लगा देते तो π/2 भी आ जाता। तो फिर ये tan फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो tan फंक्शन का मतलब sin x बटे के cos x, यही ना, tan x बराबर sin x बटे cos x। अगर मान लो यहाँ क्लोज इंटरवल रहता है ऐसे,
-π/2 टू π/2 रहता। तो क्लोज इंटरवल रहता तो π/2 अगर यहाँ ले लेते, क्योंकि इसी में तो इसको डिफाइंड होना है, तो जब π/2 ले लेते तो यहाँ 0 आ जाता, तो 0 इंफिनिटी हो जाता, तो परिभाषित होता है, नहीं ना होता। तो ध्यान दो कि tan -π/2 π/2 ओपन इंटरवल से R में होगा, ठीक। तो ये मुख्य परिसर है। मुख्य मान क्या होगा, x के वे वैल्यू जिसके लिए tan इनवर्स x का मान इसके बीच में है, ठीक है ना। देखो मुख्य मान R के वे वैल्यू जिसके लिए tan इनवर्स x का मान इसमें आए, उसका मुख्य मान कहलाता है। क्वेश्चन लगा लो, क्वेश्चन ले लो। अब क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स -√3 का मान का मुख्य मान गलत लिख दिएगा, मुख्य मान पूछ रहा है, ठीक। तो वही चीज माना, tan इनवर्स -√3 बराबर y कहाँ होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा, tan y बराबर -√3, ठीक। -√3 का मतलब tan 60 अंश बराबर क्या होता है, sin 60 अंश √3/2 2/1, ठीक। tan 60 यानी π/3 tan π/, इसको ऐसे लिख सकते हो tan -π/3, क्यों, क्योंकि tan थीटा बराबर, चूंकि tan थीटा बराबर tan थीटा होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो। तो tan y बराबर ये हो गया, यहाँ से y बराबर क्या आ गया, -π/3। देखो ये -π/3 इसमें है ना, -π/3 का मतलब इससे बड़ा, ये बड़ी संख्या, सॉरी इससे छोटा, -π/3 आएगा इसमें जी, -π/3 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा ना। -π/3 का मतलब -0.33 पाई, ये इंटरवल कहां से कहां तक है, -0.5 पाई से 0.5 पाई। तो ये इससे बड़ा है ना जी, इससे बड़ा है तो इसी में आएगा ना, ठीक, आएगा, ठीक। तो अतः लिखोगा, अतः tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, -π/3। समझ में आ गया। अब इसी तरह एक काट वाला कर लो। काट वाला क्या होता है, काट इनवर्स R से 0 to π होता है, यही ना। तो अगर कोई पूछ दे क्वेश्चन कोई पूछ दे क्वेश्चन कि काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान, तो वही चीज माना, काट इनवर्स -1/√3 बराबर y कहाँ होना चाहिए, 0 to π। तो ये क्या हो जाएगा, काट y बराबर -1/√3, ठीक। यानी कि काट y बराबर, ये किसका मान होगा, माइनस काट, बताओ कि π/3, काट π/3 इसी का मान होगा ना। इसको क्या लिख सकते हो, काट -π/3, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 3-4 ये याद रखो, ये बस याद रखना है तुमको। क्या, चलो अभी बता देते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, y बराबर -π/3, इसी में होगा, ये तो नहीं होगा। तो देख लो ध्यान से, अब आ गया ये y बराबर -π/3, ये मुख्य मान होगा, डज नॉट बिलोंगिंग टू 0 to π। तो अतः ये y बराबर -π/3 मुख्य मान नहीं होगा। तो फिर कैसे इसको सॉल्व करोगे, हमको मुख्य मान पूछ रहा है ना, ठीक। तो मुख्य मान पूछ रहा है, यानी पे ये पहले इसको जैसे सॉल्व करते हुए सॉल्व करो, क्योंकि -π/3
इसमें आ रहा है तो गलत है, इसमें नहीं आ रहा है तो मुख्य मान नहीं निकलेगा। तो फिर इसको करोगे क्या, देखो पाई माइनस पाई बटे 3, ठीक लिख सकते हो ना। क्यों, काट पाई सॉरी, बस यही ध्यान रखना है, काट पाई माइनस पाई बटे 3 किस में आ जाए, सेकेंड चतुर्थांश में। सेकेंड चतुर्थांश में क्या दे देगा, माइनस काट पाई बटे के 3, यही दे देगा ना, ठीक। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना। तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, काट 2 पाई बटे 3, 2 पाई बटे 3। अब देखो यानी कि क्या आ गया, काट y बराबर काट 2 पाई बटे के 3, यानी y बराबर क्या आ गया, 2 पाई बटे के 3। ये किस में है, 0 से पाई में है। देखो अब ये आ गया, समझ में आ गया। तो अगर डायरेक्ट करते तो गलत हो जाता, मुख्य मान में इसको लाना है तो थोड़ा सा इस देखो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, समझ में आ गया। प्लस भी नहीं लिख सकते, प्लस लिखोगे तो ये वाला वैल्यू नहीं आएगी। तो यहां पे थोड़ा सा टेक्निकलिटी है, हर क्वेश्चन में लग जाता था। तो यहाँ पे ये मत सोच लेना कि जैसे सब क्वेश्चन में लगा वैसे ही लग जाएगा। क्लियर है, तो समझोगे इसको, क्योंकि हमारी मजबूरी है क्या, इसमें y का मान निकालना। देखो काट y बराबर ये था, तो इसको अगर हम लिखते काट माइनस पाई बटे 3 और लिख देते यहाँ पे y बराबर माइनस पाई बटे 3, तो नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि जैसे हर क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि यहाँ तो होता ही है ना, काट माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा। तो इसको अगर इसी तर्ज पर ऐसे लिख देते तो y बराबर माइनस पाई बटे 3 नहीं लिख सकते, ये गलत है। क्यों, क्योंकि माइनस पाई बटे 3 किसमें, 0 टू पाई में नहीं आएगा। समझ में आ गया। तो फिर हम करेंगे क्या, इसको मॉडिफाइड करते हैं। ध्यान देना, काट y बराबर माइनस काट पाई बटे 3 को ऐसे लिखा जा सकता है, लेकिन y का मुख्य मान ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस पाई बटे 3 इस इंटरवल में आएगा ही नहीं, ठीक। तो फिर करते क्या है इसको, तो फिर इसको करोगे क्या, कैसे, इसी को हम लिख देंगे काट, चूंकि हमें इसमें मुख्य मान में पॉजिटिव आना चाहिए, तो यहां इसको लिख दोगे पाई माइनस पाई बटे के 3 लिख सकते हो ना। चूंकि काट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है ना। काट पाई माइनस थीटा मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में काट क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बकायदे इसको ऐसे लिखा जा सकता है, और ऐसा लिखने से हमारा काम भी बन गया। ये क्या दे दिया, काट 2 पाई बटे 3, यानी y बराबर क्या आ जाएगा, क्या चीज यहाँ पे, तो माइनस क्यों नहीं आएगा, 3 पाई में से 1 पाई घटेगा तो 2 पाई बटे 3 नहीं आ जाएगा। ये पूछ रहे हो कि इसको माइनस क्यों लिख दिए, हाँ देखो ऐसे वही तो बता रहे हैं। देखो क्या होता है, काट पाई माइनस थीटा बराबर माइनस काट थीटा होता है कि नहीं होता, तो वही चीज तो लिखे है, काट थीटा की जगह कास पाई माइनस थीटा कर दिए, ये होता है ना, देखो ठीक। तो वही चीज तो किए हैं। ऐसा क्यों किए हैं, क्योंकि हमको y का मान इस रेंज में लाना है, ठीक, समझ में आ गया। देखो काट पाई माइनस थीटा पर माइनस काट थीटा होता है ना, ये माइनस काट थीटा रहता है, इसको काट पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं ना। देखो यहां से लिखिए, ठीक। अगर ऐसा करने से क्या होगा, ये काट 2 पाई बटे 3 आ गया, यानी कि y बराबर क्या आ गया, 2 पाई बटे के 3। ये किस में है, 0 से पाई में आ जाएगा, आ गया ना। तो y मतलब काट इनवर्स माइनस 1 बटे रूट 3 का मुख्य मान ये हो गया। समझ में, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अगर तुम साधारण तरीके से लगाते तो वैसे मुख्य मान में वैल्यू आती ही नहीं। समझ में आ गया। तो थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन पर ध्यान देना। बाकी ये पूरा प्रश्नावली बस इतना ही है, बस मान निकालना, ये प्रश्नावली के ही क्वेश्चन है। क्लियर हो गया। बाकी प्रश्नावली लगाएंगे तो और ज्यादा क्लियर कर देंगे। अब यानी कि पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के मुख्य ब्रांच तथा मुख्य मान के बारे में हम पढ़ चुके। अब हम लोग थोड़ा सा उनके ग्राफ को प्लॉट करेंगे, ठीक।
चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे 60 में एक जगह सबको इकट्ठा करके लिखा गया है। अगर चाहो तो देखो, यही तो हमको टेबल याद करना है। तुम भी टेबल जैसे छोटे क्लासेस में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल याद करते थे, इसको यहाँ याद कर लो। साइन इनवर्स का डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा। कॉस इनवर्स का डोमेन ये होगा, रेंज ये होगा। तो एक जगह इकट्ठा करके याद करो, जिसको हम बारी बारी से बताए थे। याद करने के लिए एक जगह इसे आप टेबल बना के लिख सकते हो, बाकायदे याद कर लोगे। देखो ये साइन कॉस इनवर्स का तो डोमेन सेम है, टैन कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है, इस कोसेक सेक इनवर्स का डोमेन सेम है। ठीक, तो डोमेन में तुमको बस इतना ही याद करिए तो याद ही हो गया होगा। ठीक, और टैन कॉट में डोमेन आर होता है, पूरा रियल नंबर होता है। ठीक, यानी टैन जो है पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइन, टैन इनवर्स सॉरी टैन इनवर्स, टैन का प्रतिलोम पूरे रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। ठीक, और कोसेक और सेक का प्रतिलोम रियल नंबर में से -1 to 1 के जितने रियल नंबर उसको हटाने के बाद उसके लिए डिफाइंड होता है। और रेंज सबका देखो -π/2 to π/2, 0 से पाई। इसमें देखो 0 क्यों हटाए हैं, क्योंकि कोसेक क्या देगा, 1/sin देगा। तो 1/sin कब डिफाइन, 0 नहीं होना चाहिए ना, तो 0 को हटा दिया। ये पूरा इस टेबल से याद कर सकते हो। कुछ चीजें हमारी किताब का ही है, इसको हम समझा दे रहे हैं। देखो अगर कहीं लिखा हो नोट, साइन इनवर्स यक्स, तो ये कदापि मत सोचना कि ये चीज है, ये दोनों अलग है। ठीक, क्यों, लेकिन अगर हम साइन यक्स इनवर्स की बात करें तो वास्तव में है क्या, 1/sin यक्स बराबर कोसेक यक्स। तो ये ध्यान देना, ये कभी भूल मत करना कि साइन इनवर्स एक्स बराबर साइन एक्स का इनवर्स है। ठीक, हाँ ये होता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग लिख देते हैं क्या, साइन थीटा की स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं हम लोग। ये सही, हम लिखते हैं ऐसा लिखते हैं ना, लेकिन ऐसा ये नहीं लिखते हैं, तो गलती मत करना। ठीक, निगेटिव के लिए नहीं डिफाइंड है, पॉजिटिव के लिए सही है। ठीक, ये इनवर्स अगर निगेटिव हो जाए तो ये निगेटिव के बराबर नहीं होगा। यानी इसको अगर हम ऐसे लिखें साइन -2 थीटा, तो साइन थीटा पे -2 नहीं होगा, ये गलत है, ये सही है। समझ में आ गया, तो बस यही ध्यान देना। मुख्य शाखा मुख्य मान समझ में आ गया। देखो वही चीज लिखा है, जब कभी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलनों के किसी शाखा विशेष का उल्लेख न हो तो हमारा तात्पर्य उस फलन की मुख्य शाखा से होता है। अगर कह दे त्रिकोणमिति फलन केवल मान ज्ञात करो, तो मुख्य मान कहे या न कहे वो मुख्य मान ही निकालना है। ठीक, ये चीज पूरा लिखा गया है। देखो इस एग्जाम्पल करा देते हैं, और पिछले वीडियो अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ और प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो अभी मुख्य ब्रांचेज और मुख्य मान निकालने हैं, उसको हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में ग्राफ प्लॉट कर लेंगे और उस प्रश्नावली से जुड़े हुए क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म करेंगे। आज प्रश्नावली 2.1 के 2 एग्जाम्पल है, उसको कर लेते हैं, बाकी वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसी पे आज इसको खत्म करेंगे। ठीक, देखो उदाहरण नंबर 1, प्रश्नावली 2.1 का एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात करो। साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान, तो मान लो माना बराबर y, तो क्या हो जाएगा साइन y बराबर 1/√2, साइन y बराबर 1/√2, या साइन y बराबर क्या हो जाएगा साइन π/4। ठीक, तो y बराबर क्या आ जाएगा π/4। अब π/4 कहाँ चेक करोगे, -π/2 to π/2 के बीच में है ना। अतः साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या हो जाएगा, बराबर π/4। समझ में आ गया, ये आसान है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, यही वाला सवाल था ना एग्जाम्पल, अभी करा है, फिर से करा दे रहे हैं।
माना काट इनवर्स -1/√3 बराबर y। तो यहाँ पे देखो हम लिखेंगे काट y बराबर -1/√3। ये वास्तव में है क्या, -tan π/3 ना, सॉरी काट π/3, काट π/3 यानी cos 60/sin 60 √3/2 नहीं 1/2 2/√3, ठीक यही होगा ना। अब अगर तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, काट -π/3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, देखो चूंकि होता क्या है, पहले तो एक चीज नोट कर लो, ये बार बार इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, नोट साइन -θ बराबर -sin θ, ठीक, cos -θ बराबर cos θ, ठीक, tan -θ बराबर -tan θ, कोसेक tan या काट -θ बराबर -cot θ, साइन काट tan काट, सेक -θ बराबर सेक θ, कोसेक -θ बराबर कोसेक θ। ये पूरा याद रखो, ये टेबल बार बार यूज हुआ, ठीक, ये समझ में आ गया। तो इसको ऐसा लिख सकते हो, यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा फिर -π/3, लेकिन ये कहां बिलोंग नहीं कर रहा है, डज नॉट बिलोंग इनटू, इसका मुख्य मान के लिए मुख्य ब्रांच क्या था, काट का क्या था, जी 0 to π, 0 to π था, तो क्या 0 to π से तो माइनस आ रहा है, इसमें से प्लस है, तो फिर करेंगे क्या, फिर क्या करोगे, इसको ऐसे नक लिख करके कैसे लिखेंगे, cot π -π/3, ठीक, ऐसे लिखेंगे, ठीक। क्यों ऐसा लिखेंगे, क्योंकि हमको पॉजिटिव में लाना है, वो तो बात सही ही है, लेकिन क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि होता है काट π -θ बराबर -cot θ। तुम चाहते थे या प्लस लिखते थे तो दिक्कत फिर वही आ जाती, काट पाई प्लस थीटा बराबर ये काट थीटा होगा। ये देखो ये तृतीय चतुर्थांश में चला जा रहा है, तो तृतीय चतुर्थांश में काट का तो प्लस ही होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश में जा रहा है, पाई माइनस थीटा का मतलब द्वितीय चतुर्थांश में, द्वितीय चतुर्थांश में निगेटिव हो जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना। अब ये क्या आ गया, कॉट 2π/3 नहीं, काट y बराबर काट 2/y बराबर क्या आ जाएगा 2π/3, ये कहाँ है 0 से पाई के बीच में है ना। अतः लिख लोगे, अतः काट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान बराबर 2π/3। बस ये पूरा चैप्टर खत्म है, ठीक। आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करेंगे, फिर से रिवाइज करेंगे कि मुख्य ब्रांच क्या होता है, मुख्य मान क्या होता है, उसके बाद प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद। आज परीक्षा है ना जी।